Hello students, I am Dr. Ajaz Shatrur Tiwari, Associate Professor in LUSH इलाहाबाद। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लामेशन के वेस्कुलर इवेंट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको इन्फ्लामेशन के सेलुलर इवेंट के बारे में बताऊंगा। सेलुलर इवेंट में दो प्रोसेसेस मेन होते हैं, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइटोसिस। ओके, सो ल्यूकोसाइट्स जो होंगी एक्सुडेट करके बाहर जाएंगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होगी आपकी चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। यानी कि अगर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो एक्सियल फ्लो में रहता है। लाइक अगर आपके जितने भी WBC हैं, RBCs हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड हैं, वो सेंट्रल स्ट्रीम में चलते हैं, बीच में चलते हैं, और पेरिफेरी में आपका प्लाज्मा चलता है। बट आफ्टर द इंजरी और इन्फ्लेमेशन ये बिकॉज ऑफ डायलिटेशन ऑफ द वेसल एंड इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वहाँ पर स्टेसिस होगा और ब्लड का कलेक्शन, यानी कि आपका स्टेसिस की वजह से एंड डायलिटेशन की वजह से स्टेसिस होगा। तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो एक्सियल फ्लो को छोड़ करके वो पेरिफेरी की ओर चलते हैं, और पेरिफेरी में जो प्लाज्मा सेल लेयर है वो प्लाज्मा जो है लेयर है वो और नैरोअर हो जाएगा और पतला हो जाएगा बिकॉज ऑफ डायलिटेशन ऑफ द वेसल। और जितनी भी ब्लड स्ट्रीम, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइक दिस, ये है एक्सियल ब्लड फ्लो। देखें, नॉर्मल ब्लड फ्लो इज़ दिस, एंड फिर देन ये जब आपके उसमें डायलिटेशन होगा, सो ये पेरिफेरी में आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स जब पेरिफेरी में आ जाएंगे, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मार्जिनेशन, यानी कि मार्जिन्स पे आ गए तो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनेशन। देन ये आ करके आपके एंडोथीलियल लाइनिंग पे अटैच हो जाते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड पेवमेंटिंग। ओके, तो माइक्रोवेस्कुलेचर के आपके एंडोथीलियल सेल जो होते हैं उसके ऊपर आपके ल्यूकोसाइट्स आ करके अटैच हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड पेवमेंटिंग। एंड या उसके ऊपर आके लगते हैं या जुड़ते हैं तो उसको पेवमेंटिंग कहेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को, जो कि ल्यूकोसाइट्स आपके मार्जिन्स पे आ रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनेशन। ओके, सो मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग द फर्स्ट प्रोसेस। देन इसके बाद ये अपने सेल्स, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से ये वहाँ पर रोल करते हैं। रोलिंग एक प्रोसेस है, रोलिंग प्रोसेस। सो रोलिंग प्रोसेस के बाद ये मतलब रोल करते रहेंगे। कुछ आपके जैसे इंटीग्रेंस हैं जो कि एडिशन में काम आते हैं, बट रोलिंग में आपके कुछ सेलेक्टेंस होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं। सो आपके अगर ल्यूकोसाइट पे सिलेक्टिन है जो कि रोलिंग में हेल्प करता है, दिस इज़ कॉल्ड
सियालिन लुइस एक्स, ओके, सियालिन लुइस एक्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। एंड देन इसी के अगेंस्ट में रहेगा जो हमारे जो आपके एंडोथेलियल सेल्स पे रहेगा, दिस इज़ कॉल्ड एंडोथेलियल या ई सेलेक्टिन। एंड दूसरा है पी सेलेक्टिन। पी सेलेक्टिन ये आपके इस पे रहेगा प्लेटलेट के उस पे, और ई सेलेक्टिन आपके एंडोथेलियल लाइनिंग पे रहेगा, जो सियालिन लुइस फैक्टर के साथ लूजली बाइंड किया करेगा ड्यूरिंग द रोलिंग। एंड एक दूसरा वो सेलेक्टिन है जो कि ल्यूकोसाइट पर है। ल्यूकोसाइट पर जो सेलेक्टिन है, दिस इज़ कॉल्ड एल सेलेक्टिन, ओके। एल सेलेक्टिन जा कर के आपके जो एंडोथेलियल लाइनिंग पे उसके काउंटर पार्ट है उस पे जाके जुड़ेगा, दिस इज़ कॉल्ड ग्लाइकैम 1, मैडकैम 1 एंड CD34, ओके। सो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं रोलिंग में। दिस इज़ रोलिंग, सॉरी, ये आप देख सकते हैं रोलिंग, ये रोल करते हैं, ओके, ओवर द योर एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेस्कुलेचर। ये रोल करते हुए चलते रहते हैं, बट ये लूजली अटैच्ड होते हैं विद द सेलेक्टेंस। ये पूरी तरीके से अटैच तब तक नहीं होते हैं जब तक इंटीग्रेन या एडेशन नहीं होता, जब तक कि इंटीग्रेंस एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। एक्टिवेटेड या उनको वो जो पर्टिकुलर जगह है आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग पे, वो नहीं मिलती है, या उसका अटैचमेंट के लिए एडिशन मॉलिक्यूल नहीं होता या एक्टिवेटेड नहीं होते इंटीग्रेंस, तब तक वो रोल करते हैं। और कई कई बुक्स में तो ये भी है कि ये टम्बल करते हैं, यानी ऐसे उछलते कूदते हुए चलते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट रोलिंग, यानी आपके ल्यूकोसाइट्स रोल करते हुए आगे चलते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेंस, ओके। सो पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन आपके एंडोथेलियल लाइनिंग पे रहेगा, एंडोथेलियल लाइनिंग पे, और ल्यूकोसाइट्स पे आपके सियालिन लुइस एक्स एंड एल सेलेक्टिन, ओके। सो दे विल हेल्प इन रोलिंग। एंड एडिशन मॉलिक्यूल दो तरह के बेसिकली होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा 1 बीटा 1 बीटा 2 इंटीग्रिन्स, बीटा 1 इंटीग्रिन एंड बीटा 2 इंटीग्रिन, जो कि आपके ल्यूकोसाइट पे होगा, और वो इसकी काउंटर पार्ट जो एंडोथेलियल लाइनिंग पे रहेगा, दिस इज़ कॉल्ड VCAM1 एंड ICAM1, लाइक दिस। जैसे बीटा 1 इंटीग्रिन आपके VCAM1 से जुड़ेगा, और बीटा 2 इंटीग्रिन जो कि आपके ICAM1 से फर्मली अटैच्ड होगा। सो दीज आर द इंटीग्रिन्स टू हेल्प फॉर एडिशन मॉलिक्यूल। ये जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रिन्स जो होते हैं वो जब तक एक्टिवेटेड नहीं होते हैं तब तक वो फर्मली अटैच्ड नहीं होते हैं, और ये उनके ऊपर रोल करते हुए चलते रहते हैं। सो जब ये पर्टिकुलर इंटीग्रिन्स आते हैं या एक्टिवेटेड होते हैं, देन ये टाइटली अटैच्ड हो जाते हैं विद द लाइनिंग ऑफ द योर एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, जैसा कि शायद मैंने पहले बताया है कि जो आपके पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर
सेल्स हैं लाइक न्यूट्रोफिल हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं, यानी कि पहले वो आते हैं। और इनको माइक्रोफेज भी कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, माइक्रोफेज। और ये इनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 4 से 48 आवर्स के लिए होते हैं। फिर उसके बाद जब इनका काम ख़त्म होता है तो देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं मोनोसाइट्स या माइक्रोफेज कहेंगे, उसको माइक्रोफेज कहेंगे, इसको मोनोफेज कहेंगे। ओके, देन ये डिपेंड करता है कि जैसे कोई बैक्टीरियम है वो बहुत ईज़िली नहीं जा रहा है, डेथ नहीं हो रही उसकी, तो मैक्रोफेजेस को भी आना पड़ता है। या कोई भी मतलब एजेंट है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से अगर नहीं किल हो पा रहा है, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी मैक्रोफेजेस आते हैं, जो कि बड़े लंबे समय तक भी रह सकते हैं, यानी कि इनकी लाइफ पैन जो होती है ज़्यादा होती है मोनोफेज की। ओके, इन क्रॉनिक कंडीशंस जो है मोनोफेज आते हैं, और इन एक्यूट कंडीशन ल्यूकोसाइट में आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह भी आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। अब दूसरा प्रोसेस है जो कि आपको मैंने बताया, पहला है कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स का वो मार्जिनेशन होता है, फिर पेमेंटिंग होती है, पेमेंट मतलब आके लग जाते हैं उससे आपके एंडोथेलियल लाइनिंग से। देन एडिशन एंड रोलिंग हुआ, यानी रोल करते हुए टंबल करते हुए आए आपके लाइनिंग पे रहे। और इंटीग्रिंस रोल किसकी वजह से किया उन्होंने, सिलेक्टेंस की वजह से। सिलेक्टेंस जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स पे हैं, जो कि पी सिलेक्टिन है, और ये आपके ई सिलेक्टिन है, ठीक है। देन जो आपके इसी के काउंटर उसमें है सियालिन लुइस एक्सट्रैक्ट इंटीग्रेट वो सिलेक्टिन है। देन दूसरा है आपका इसी पे आपके ल्यूकोसाइट पे जो रहता है, दिस इज़ कॉल्ड एल सिलेक्टिन, ठीक है। तो एडिशन एंड रोलिंग हुआ। देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन मतलब ये जो सेलुलर ये वेस्कुलर लाइनिंग है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी ये वो करके इसको डैमेज करके ये बाहर की ओर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। इसी के साथ में आरबीसीज वगैरह भी आ जाती हैं, लाइक इसके जो हेमरेजिक कंडीशंस को दिखाते हैं, जो आपके इंजरी हुआ है, तो जो आरबीसीज आते हैं तो एरिथमेटस या हेमरेजिक वो थोड़ा सा दिखाई देगा। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डायबिटीसिस। हाँ, बहुत पूछा जाएगा डायबिटीसिस कब होगा भैया। सो डायबिटीसिस एंड इमिग्रेशन थ्रू द गैप ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग, ये सेल्स जो हैं आपके बाहर आते हैं, और ये एक मॉलिक्यूल है जिनकी हेल्प से आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पी, ये आप देखें, ये PCAM1 या CD31, ओके। दिस इज़ कॉल्ड इमिग्रेशन और डायबिटीसिस, इमिग्रेशन एंड डायबिटीसिस, ओके। सो आपका ल्यूकोसाइट इंट्रासेलुलर स्पेस में आ गया विद द प्रोटीन हेल्प ऑफ द सीरम एंड सीडोपोड्स की से कुछ मॉलिक्यूल की हेल्प से, जो कि मैंने बताया कि आपको PCAM1 या CD31 होता है, उसकी हेल्प से ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हुए ये बाहर आ जाता है ऑफ द वेस्कुलेचर, माइक्रोवेस्कुलेचर। कुछ समय बाद माइक्रोवेस्कुलेचर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो जैसे ही वो बाहर आया, वो तुरंत फिर से रिऑर्गनाइज होकर के फिर से बेसमेंट मेम्ब्रेन तैयार हो जाता, बन जाता है,
ओके। देन नेक्स्ट स्टेप है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है बाय द ल्यूकोसाइट टूवर्ड्स द बैक्टीरियम और बैक्टीरियल एजेंट फॉर डाइजेशन, वो उसकी तरफ जाता है। सो जो कीमोटैक्सिस है ये कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, कीमोटैक्टिक एजेंट्स बोलेंगे, उनके थ्रू होता है। यानी कि जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो बैक्टीरिया की ओर विद द केमिकल हेल्प वो आगे की ओर उसके पास जाने की कोशिश और यूनिडायरेक्शनल एक ही साइड में, मतलब इसको मानेंगे कि ये डायरेक्शन होता है, यानी कि टूवर्ड्स द बैक्टीरियम। सो कीमोटैक्टिक एजेंट्स होते हैं जो कि इस कीमोटैक्सिस को करने में हेल्प करते हैं। लाइक आप देखेंगे ये कीमोटैक्टिक एजेंट्स लाइक जैसे एक्सोजेनस है तो मान के चले कि बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होता है वो, और एंडोजीनस है तो एक टर्म हमने दिया है LIC। एल मतलब आपके ल्यूकोट्रिन यानी LTB4, एंड आपके इंटरल्यूकिन यानी साइटोकाइंस बोले जाते हैं ये। सो ये ILB और C से C5A। तो आप अगर इसको जैसे इनका एंडोजिनस जो कीमोटैक्टिक एजेंट हैं उसको याद करना है तो LIC से कर सकते हैं। लाइक L फॉर ल्यूकोट्रिन जो कि LTB4 है, और भी हैं लेकिन आप इसको सिर्फ इसी को रखें। और इंटरल्यूकिन्स लाइक IL8 और C से C5A। इंटरल्यूकिन्स यानी साइटोकाइंस ये जो हैं कि C5A भी हैं, लेकिन LIC मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। ओके, ऐसा स्लाइड हेजी और चलो देखते हैं। सो I have explained about the chemotaxis. ओके, सो ये तो पूरे प्रोसेस थे कि जो कि आपके ल्यूकोसाइट जो हमारा बाहर गया, आपके एक्सुडेट किया आपके एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में। फिर उसके बाद जब ये बाहर आ गया तो देन नेक्स्ट प्रोसेस होगा फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस में क्या क्या होगा? पहले तो वो रिकॉग्नाइज करेगा फॉर अटैचमेंट, यानी बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करना है और अटैच करना है। देन उसके बाद उसकी एंगल्फमेंट करनी है थ्रू द स्यूडोपोड्स, एंड देन उसके बाद किलिंग करनी है, यानी कि डिग्रेडेशन और किलिंग। सो जो फैगोसाइटोसिस में रिकॉग्नाइज कैसे करेगा बैक्टीरियम को? बैक्टीरियम के ऊपर एक कवरिंग चढ़ने लगती है और कार्बोहाइड्रेट या अदर, तो उनके नाम दिए, जैसे इनको बोलते हैं ऑप्सोनिन, ठीक है। सो ऑप्सोनिन जो होगा जब इनके ऊपर आने लगेंगे, ये सब आएंगे, सो इसकी वजह से वो तैयार होता है फॉर ईटिंग, यानी कि टेस्टी बनने के लिए बढ़िया, जिससे वो उसको एंगल्फ कर ले आपका सेल जो ल्यूकोसाइट सेल है। सो वो उससे रिकॉग्नाइज भी होगा और अटैच्ड भी होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्सनाइजेशन। तो ऑप्सनाइजेशन किसकी वजह से? कुछ ऑप्सोनेंस होते हैं जैसे IgG, फिर CBs हैं जैसे C3b, C4b, C5b, एंड प्लाज्मा प्रोटीन होता है, यानी इसको बोलेंगे लैक्टिन। सो ये क्या कहते हैं? ऑप्सनाइजेशन में हेल्प करते हैं।
इन्हीं के रिसेप्टर्स आपके ल्यूकोसाइट पे होंगे, जो कि ऑप्सनाइजेशन के लिए मतलब उनको अपने करीब लाने के लिए ये जो ऑप्सनेंस हैं वो हेल्प करते हैं टू कैच और टू अट्रैक्ट, मतलब जैसे उनके साइड अट्रैक्ट होंगे, ये अटैच होंगे जाने के लिए, और रिकॉग्नाइज पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे देन अटैच होंगे थ्रू द दीज ऑप्सनेंस। सो ऑप्सनेंस आपको जैसा कि मैं दिखाऊँ ये हैं, लाइक ये लगे हुए हैं IgG CBs जैसे C3b, C4b, C5b एंड प्लाज्मा प्रोटीन लाइक लैक्टिन। ओके, सो ऑप्सनाइजेशन होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईटिंग। ऑप्सनाइज हो गया यानी कि जो बैक्टीरियम है उसके ऊपर वो आकर के ये सारी चीज़ें लग जाती हैं जो टेस्टी बनाती है उसको, और उसको एंगल्फ करने के लिए तैयार। फिर एंगल्फमेंट का प्रोसेस होता है। एंगल्फमेंट क्या होगा कि वो स्यूडोपोर्स बनाते हैं, यानी आपकी जो सेल है वो अलग से एक वैक्यूल टाइप को बनाएगी फॉर योर बैक्टीरियम। सो इस वैक्यूल को बोलेंगे, जो बैक्टीरियम उसके ल्यूकोसाइट के स्यूडोपोर्स के अंदर चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड फाइगोसाइटिक वैक्यूल, लाइक दिस। देन उसके बाद ये फाइगोसाइटिक वैक्यूल तैयार हुआ, एंड लाइजोसोम्स भी हैं कुछ जो कि आके जो क्लस्टर लाइजोसोमल एक्टिविटी करते हैं और बड़ा क्लस्टर बनता है अगर वैक्यूल्स के साथ में, लाइजोसोम के साथ में मिल करके, तो इसको बोलते हैं फाइगोलाइजोसोम। जो कि उसको डिग्रेडेट करने के लिए या किल करने के लिए आते हैं, यानी कि उनको ईट करने के लिए आते हैं, यानी डैमेज करने के लिए आते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड एंगल्फमेंट, यानी कि जो पोर्स बना दिए एक्टिन और फिलामेंट्स की वजह से, जो एक्टिन फिलामेंट्स बनते हैं, फिर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसकी वजह से वो एक वैक्यूल तैयार होता है। वैक्यूल के अंदर वो चला जाता है बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम के अंदर जाते ही लाइजोसोमल एक्टिविटीज़ भी चालू होते हैं। लाइजोसोम्स आते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं, जो फाइगोसाइटिक वैक्यूल बना हुआ है इससे, और फाइगोसाइटिक वैक्यूल जब उनके साथ मिल जाता है तो लाइसोसोम के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड फाइगोलाइसोसोम। ओके, देन नेक्स्ट है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि लाइसोसोम जो होगा वो इट्स सफिशिएंट फॉर किलिंग। सिंपल से बैक्टीरियाज हैं या सबको है कि वो डिग्रेडेट या किल कर सकता है, बट कुछ बैक्टीरियाज जैसे लाइक आपके ट्यूबरकुलर बैक्टीरियाज हैं वो इतनी आसानी से किल नहीं होते। सो उनके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, कुछ सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, या लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स कुछ होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कुछ जैसे इम्यून मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आकर के उनको किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो द किलिंग प्रोसेस और डिग्रेडेशन प्रोसेस फॉर, अगर वो लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं किल होते हैं तो अदर बैक्टीरिया जैसे आपके ये बैक्टीरियम, ये ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली है, उसके लिए वो आते हैं। ओके, लाइक बनता है जैसे सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन के से बनता है। सो इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म बोलेंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म भी बोलेंगे, जो बाहर से भी होता है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेलुलर इवेंट
of the inflammation. If you have any query, then you have to consult me after the see the video, like I have said, to 4 to 5 p.m. in the evening. Okay, that will the best time. आप अगर चाहेंगे तो मुझसे उस समय बात कर सकते हैं. Okay, so it is all about your acute inflammation. After that I will take the chronic inflammation also. Okay, thanks.